2 बिंदुओं को लेकर आयोजित की गई। पहला, मतदान हमारा राष्ट्रीय दायित्व और संघ शताब्दी वर्ष। इसी श्रृंखला में, वक्तव्य की इसी श्रृंखला में संघ शताब्दी वर्ष पर अपना वक्तव्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विद्युत मुखर्जी दा को। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं माननीय विद्युत दा। आज की इस विचार गोष्ठी में मंच पर विराजमान श्रीमती तारा जी, श्रीमती शकुंतला जी, श्रीमान जितेंद्र जी, शंकरलाल जी, कल्याण आश्रम के कलकत्ता और हावड़ा महानगर के सभी कार्यकर्ता बंधु तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए कल्याण आश्रम तथा राष्ट्र कल्याण में जुड़े हुए सज्जन नागरिक तथा माताओं भगिनियों, भारत माता ने बहुत सारा सपूतों का जन्म दिया है और इसीलिए हमारे लिए हर दिन पवित्र दिन माना जाता है। आज भी इस वैशाख शुक्ल पंचमी के तिथि में आदि शंकराचार्य का तिथि के अनुसार जन्म तिथि भी है। इसीलिए जिन्होंने अपने विचार आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधार जिन्होंने एक विचार बनाया था, सगुण और निर्गुण उपासकों के द्वारा एक आत्म उपलब्धि का विचार उन्होंने खड़ा किया था। स्मार्त समाज के लोगों ने उनको भगवान शिव के रूप में भी देखा है। इसीलिए चिदानंद रूप शिवाहम शिवोहम। आज भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। जैसे कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष में एक सामने कुछ विचार लेकर लंबे समय से चल रहा है और उस विचार को और आगे बढ़ाने के दृष्टि से कुछ विषय का स्वयंसेवकों के सामने और समाज के सामने भी रखा है। इसीलिए संघ के शताब्दी के संदर्भ में संगठनात्मक दृष्टि से जो लक्ष्य निर्धारित किया है और वह है गुणात्मक विकास और समाज परिवर्तन। कार्यकर्ताओं में गुणात्मक विकास हो और कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज में परिवर्तन हो। हम सबको मालूम है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा की, उनके पीछे एक भाव था कि भारत को स्वतंत्र करना, अंग्रेजों को देश से हटाना है और सत्य और अहिंसा का समाज में प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर हेडगेवार ने और सामाजिक स्तर पे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और समाज परिवर्तन का काम को हाथ में लिया है। तो राष्ट्रीय समाज की जो पुनर्निर्माण और उसमें यह सारे विषय आता है। तो इस विषय को ध्यान में लेते हुए संघ ने अपने 100 वर्ष में और बहुत लंबे चौड़े बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम अगर ना लेते हुए, जैसे मैंने कहा है, कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक गुणात्मक कार्यकर्ताओं का और विकास और यह समाज परिवर्तन का विषय है। उसमें 5 विषय को संघ ने हाथ में लिया है। उसमें सामरस्यता है। आज हम 21st सेंचुरी में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए आज छुआछूत के आधार पर, आर्थिक भेदभाव के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, ऊंच नीच के भाव के आधार पर और समाज के आज इस प्रकार का भावना दूरी नहीं रहना चाहिए। एक रस समाज, एक भारत का संतान, हम सब एक साथ भारत माता की जय हम बोलेंगे, उसमें कहीं भी भेद विभेद हमारा ना हो। और इसीलिए आज समरसता का एक प्रासंगिक भी है, जहां स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी समाज के एक स्तर के लोग ने जात पात के आधार पर सेंसस का आग्रह कर रहा है, डिमांड कर रहा है और उसके लिए उन्होंने पीछे पड़े हुए हैं। कभी हम देखा है कि अपने देश में इस छुआछूत के कारण समाज के बहुत बड़ा वर्ग और हमसे बिछुड़ गए हैं, दूर चले गए हैं।
उसके कारण समाज में कितने प्रकार की और समस्या खड़ा हो गई। आप लोगों ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान रचयिता है, और उनके समाज इस महार संप्रदाय के, समाज के एकदम नीचे वर्ग के थे, और इसीलिए कभी उनको 1930 में और उनका आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि कालाराम, नासिक के कालाराम मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया। अब 15,000 महार संप्रदाय के लोगों को लेकर लगभग उन्होंने एक लंबे समय तक 5 साल 11 महीना 7 दिन तक उनको आंदोलन खड़ा करना पड़ा, क्योंकि मंदिर सबके लिए प्रवेश नहीं था। इसलिए आज सबके लिए मंदिर, सबके लिए एक स्मशान घाट, सबके लिए पानी की व्यवस्था एक हो, और सब हमारे एक भाई, एक भारत माता का संतान है, हम सब एक आत्मीय हैं, इस भाव का निर्माण करना बहुत आवश्यकता है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि मुसलमान समाज से और क्रिश्चियन समाज से ऐसे लाखों संख्या में महार संप्रदाय से और आग्रह था कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ना मुसलमान के साथ गए, ना क्रिश्चियन के साथ गए। उन्होंने लाखों संख्याओं को लेकर नागपुर में दीक्षा भूमि में जाकर हमारे ही सनातनी और परंपरा बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और ऐसे समाज हमारा था। और इसलिए कभी पुणे में व्याख्यान माला में, वसंत व्याख्यान माला में और तृतीय सरसंघ चालक बाबा साहब देवरस ने कहा है कि अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड, इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। आज संघ ने इसी विषय को लेकर ही समाज में आगे बढ़ रहे हैं कि आज संघ अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश को आत्मनिर्भर करना है, एक स्वाभिमानी स्व आधारित भारत निर्माण करना है, तो आज हमको इसे छुआछूत, इस प्रकार के भाव से हमको दूर रहना ही है। यद्यपि एक प्रयास चल ही रहा है देश में अशांति के वातावरण करने के लिए, कितने प्रकार का भेदभाव निर्माण कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। जब हम संघ तथा इस प्रकार कल्याण आश्रम के सहित इतने सारे संगठन ने एक भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया कर रहे हैं, और वहीं पर एक ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप समाज को तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं, चाहे कोई नूह में घटना होता हो, चाहे मणिपुर में घटना होता हो, चाहे किसान आंदोलन के मूवमेंट के नाम पर होता हो, चाहे पुणे में कोई भीमे कोरेगांव के नाम पर कुछ घटना होता होगा, ये सारे के सारे भारत के किसी न किसी आधार को लेकर, जात पात के आधार को लेकर समाज को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। आज हमको ये सारे विषय सोचना पड़ेगा। आपने राजीव मालहोत्रा के और ब्रेकिंग इंडिया, जो अमेरिका में रहते हैं, पुस्तक जरूर पढ़िए, और उन्होंने उस समय लिखा है कि देयर आर 300 NGOs दोज whose are founded and funded by the foreigners। मैं तो कहूंगा केवल 300 नहीं, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स इस प्रकार का NGOs काम कर रहे हैं भारत को खंडित करने के लिए। हमें इस विषय पे और सचेत रहना ही है। इसीलिए आज इस विषय को संघ ने हाथ में लिया है कि किसी भी प्रकार से हम देश को किसी भी और आधार पर आज देश को तोड़ने के जो साजिश हो रहा है, इससे हमको दूर होना ही है। दूसरे तरफ पर्यावरण की विषय है। जब कभी और उत्तराखंड में बादल फट जाता है, उसके परिणाम स्वरूप एक भयंकर बाढ़ आ जाती है, और 1 वर्ष पहले सिक्किम में ग्लेशियर फटकर बहुत बड़ा बाढ़ आ गई, जिसके कारण सारा सिक्किम प्रदेश जो है वो एकदम तछनछ हो गया है, एकदम सारे 30 बीजेस चला गया, रास्ता रोड सारा धंस गया है, आर्मी रास्ते के दोनों साइड में जितने सारे बस्ती थे सब बह गया है, सारे आर्मी के लोग मर गए हैं। विषय क्या है? तो विकसित भारत चाहिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में लेते हुए विकास हो, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को आज पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मालदीव के साथ तो भारत का भी शत्रुता चल रहा है, किसी न किसी कारण से कोई मित्र राष्ट्र थे, तो मालदीव एक टापू में, एक द्वीप में है, तो मालदीव को लग रहा है कि जो मीठा जल है उसका जो गहराई जो नीचे जा रहे हैं, लेकिन समुद्र के पानी ऊपर की ओर आ रहे हैं, और मालदीव आने वाले दिनों में और उसका अस्तित्व तो रहेगा कि नहीं, उसके लिए संकट है। इसीलिए मालदीव के 40 कैबिनेट मंत्री समुद्र के 40 फीट गहराई में जाकर 40 मिनट के कैबिनेट और मीटिंग की, ताकि सारा विश्व को उस पर ध्यान जाए कि पर्यावरण के कारण और इस प्रकार का आने वाले दिनों में विषय हो रहे हैं, और ये चिंता की बात है। आने वाले दिनों में तो पर्यावरण के आकलन है, आने वाले दिनों में इस प्रकार समुद्र के आसपास रहने वाले सारे शहर का अस्तित्व रहेगा कि नहीं। हो सकते हमारा जिंदगी में इस प्रकार की आपदा नहीं आएगी, लेकिन आने वाला पीढ़ी को हो सकते भुगतना पड़े। तो इसीलिए पानी का अभाव है,
मेरा परिचय में बताया, मैं कभी सिक्किम दार्जिलिंग अगर आपका प्रवास की है, दार्जिलिंग में प्रत्यक्ष रूप में एक पानी को हमने 3 बार व्यवहार की। वर्षा के पानी जब आते हैं तब लोग कपड़ा धोते हैं, अदरवाइज साल भर कपड़ा धोने के पानी नहीं है। यद्यपि नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, वहां पर बहुत पानी है, पर उस पानी को और उसको प्रिजर्व करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर नहीं पाते हैं। और इसके कारण आज भी दार्जिलिंग में नेचुरल रिसोर्सेस पानी बहुत होने के कारण पानी के अभाव है। इसीलिए सभी मकान के छत पर उस टीना लगी हुई है, उसके साथ पाइप जोड़कर वाटर प्रिजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के सिस्टम सारा जुड़ा हुआ है, और तभी वो धोते हैं। जब कार्यालय में रहता था तो सारा कपड़ा उपड़ा धोकर वो जो सोडा वाटर है उसको एक बकेट में रख देते थे हम लोग, और वो बकेट में जो पानी रहता था, खाना खाने के पश्चात जो बर्तन धोते थे तो पहली बार उसी पानी में एक बार धो लेते थे बर्तन को, फिर अच्छा पानी में धोते थे। और तीसरे किसी भी टॉयलेट में, पैखाना में, और फ्लास्क नहीं रहता है, आप दबाते हैं एक साथ में 5 लीटर या 10 लीटर पानी चला जाता है, आप 2 बार दबा देते हैं, 3 बार दबा देते हैं, आपको लगता नहीं कितना लीटर पानी चला गया। और इसीलिए उस पानी को टब में वो पानी को रखा हुआ जो है वो फ्लास्क के काम के लिए उसको हम डालते थे। प्रत्यक्ष रूप से हमने किया है दार्जिलिंग जैसे जगह में, इस बंगाल में भी पानी का इतना अभाव है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी लगभग 12 लाख लोग रहते हैं ऐसे म्यूनिसिपैलिटी शहर लातूर में भारत सरकार को पानी का दूध का टैंकर जैसा पानी का टैंकर भेजना पड़ रहे हैं। ये दुख की बात है। संघ के सदस्यों ने विचार किया कि हमारे लिए स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी एक म्यूनिसिपल शहर को अगर पानी के लिए पानी का टैंकर सरकार को भेजनी पड़ी तो ये बहुत शर्मदायक बात है। इसलिए संघ के सदस्यों ने समाज के जागरूक की, धन इकट्ठा की और परमानेंट सोल्यूशन के लिए उन्होंने वहां तालाब खोदा और उसके लिए पानी कैसे उस पर लाया जाए उसकी व्यवस्था की और परमानेंटली वहां का पानी का समस्या का निवारण की है। आज देश में ऐसे बहुत सारा स्थान है जहां सचमुच पानी का अभाव है। इसीलिए तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय सरसंघ चालक जी बोलते थे, भाई घर पे कोई आते हैं, प्यास लगते हैं, आप गिलास भर के उसको पानी देते हैं, कोई पीते हैं, कोई नहीं पीते हैं, कोई एक ढूक पीते हैं फिर रख देते हैं और वो पानी आप फेंक देते हैं, तो कितना पानी बर्बाद होते हैं। इसलिए कोई भी घर पे आते हैं उसको आधा गिलास पानी दो, जब आधा पी लेते हैं आवश्यकता अनुसार फिर आधा गिलास दो। इतनी छोटी छोटी बात पर हमारा ध्यान रहना चाहिए तो ही और बचत होगा। तो ये सारे पर्यावरण के दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा। पेड़ की उगाव नहीं हो रही है, पेड़ काटा जा रहे हैं और इसीलिए इस पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारे कर्नाटक के संशोधकों ने एक नया परीक्षा की। वर्षा काल में उन्होंने मिट्टी के जो ढेला में वो सीड्स डाल दिया और उसका नाम दिया बोम सीड, और ऐसे बोम सीड को खाली जगह पर उन्होंने फेंका और इसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 10 लाख वृक्ष उन्होंने वहां पर रोपण किए आसानी तरीका से। ऐसे जोधपुर ने भी किया, इस प्रकार लगभग करोड़ों वृक्ष रोपण किया। तो समाज में इस प्रकार का जागरूकता लाना चाहिए, छोटी छोटी विषय पर जागरूकता लाना चाहिए। समुद्र में हम घूमने के लिए जाते हैं, चाहे पूरी बीच में जाते हैं, चाहे और दीघा में भी जाते हैं, तो पिछले 15 सितंबर और स्वच्छ समुद्र सुरक्षित समुद्र के नाम पर पर्यावरण गतिविधि ने और कुछ 4 घंटा के समुद्र के सी बीच, आप सबके जानकारी के लिए हमारा देश में 7,500 किलोमीटर और तटीय क्षेत्र है यानी समुद्र किनारे में है। उसमें लगभग 750 सी बीच जहां दर्शनार्थी और जाते हैं यानी टूरिस्ट जाते हैं और वो सारे वहां गंदा करते हैं। तो संघ के पर्यावरण गतिविधि ने सब मिलकर विविध क्षेत्रों को लेकर, कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चों को लेकर, कुछ एनजीओ को लेकर लगभग 1,10,000 इस प्रकार का वॉलंटियर ने और 750 सी बीच में 4 घंटा सबने श्रम दिया। और हम जो कचरा करते हैं आप आश्चर्य लगेंगे, 4 घंटे में 850 टन कचरा वहां से निकला है। चॉकलेट के छिलका हो सकते हैं, बिस्किट के हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, थर्मोकोल के पेपर हो सकते हैं, ऐसे सारे विषय। इसीलिए आज की जो ये सारे ग्लेशियर फटने का प्रसंग आता है या तो बादल फटने का प्रसंग आता है, ये सारे विषय जो है ये सारे अपने पर्यावरण को ना ध्यान में रखने के कारण है। तो कुल मिलाकर हमें पर्यावरण के बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। हमारे घर पे अगर छोटी सी जगह है तो हम जरूर वहां पर कुछ पेड़ पौधा किचन गार्डन के लिए आग्रह किया जा रहा है, छत पर कुछ आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। आजकल काफी सारे टेक्नोलॉजी के दृष्टि से और ये सारे विषय हो ही रहे हैं। इसीलिए हम पर्यावरण के ऊपर थोड़ा और ध्यान दें ताकि आने वाले दिन में और इस प्रकार ग्रीनरीज हो और ग्रीनरीज के माध्यम से हम थोड़ा इस पर्यावरण का रक्षा कर सके। ये दूसरा विषय। तीसरा
एक विषय है जो हमारे भारत के परिवार व्यवस्था है, फैमिली सिस्टम। दिस इज द यूनिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। कोई विश्व में किसी भी प्रकार, किसी भी देश में परिवार व्यवस्था, इस प्रकार का परिवार व्यवस्था ताऊ जी का है, मामा जी का है, बुआ जी का है, इस प्रकार कुबेरा भाई है, तो इस प्रकार है, ऐसे जो संबंध है यौथ परिवार का है, ये विश्व में किसी भी देश में नहीं है। और इसके कारण हम इस परिवार से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारा जो मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स जो हम परिवार से सीखते हैं, यौथ परिवार के कारण। हमारा सुरक्षा जो है, बच्चों का सुरक्षा जो है, वो परिवार के कारण है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार होने के कारण हम ऐसे, हमको विद्यालय में नहीं, हमको गृह से, परिवार से, हमारे निकट आत्मीय जन से ही हमको ये सारे मोरल वैल्यूज और एथिक्स सीखते हैं, और उसके कारण हम हमारे जिंदगी को बिताते हैं। तो इसीलिए इस परिवार धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है। और आज न्यूक्लियर फैमिली होते होते तो आजकल एक नया चल पड़ा है कि डबल इनकम नो किड्स, डीएनके ऐसे कहता है। रोजगार वृद्धि हो गई है, लेकिन बच्चों को पालेंगे कौन? इसलिए कोई प्रकार का पाश्चात्य जगत का लिव टुगेदर से लेकर, कोई समलैंगिक विवाह से लेकर, कोई प्रकार का जो भारतीय संस्कृति के साथ कोई लेन देन नहीं है, ये आज परिवार में देखने के लिए मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। जहां जब सारा विश्व भारत की ओर देख रहे हैं, जब सारा विश्व भारत को अपने के प्रयास कर रहे हैं, उस समय हम पाश्चात्य जगत की ओर देख रहे हैं। एक पुस्तक पढ़ा था, तो पाश्चात्य जगत के परिवार व्यवस्था, भारत के परिवार व्यवस्था में थोड़ा तुलनात्मक विचार की। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में माँ खाना पकाती है, माँ जब बीमार हो जाती है तो ये स्वाभाविक कर्तव्य बनता है कि बेटी उस दिन खाना पकाएगी, नहीं है तो पिताजी पका लेंगे, नहीं है तो पड़ोसी खाना देकर जाएंगे, भाई तुम्हारे घर पे बीमार है, चलो आज खाना हम भेज देते हैं। पर पाश्चात्य जगत में, इंग्लैंड में जाओ, यूरोप में या जाओ, तो कोई माँ अगर बीमार पड़ जाता है तो बेटी को बोलते, बेटी आज तुम खाना पका लेना, तो बेटी माँ से सौदा करती है, मैं खाना तो पका लूंगा, उसके विनिमय में आप कितना पाउंड या डॉलर मुझे दोगे। तो आज कोई ना कोई पर भी ये सारा कर्तव्य जो है, ये सारा परिवार की जो ये व्यवस्था है, जो भारत की यूनिक व्यवस्था है, कोई ना कोई पर टूट तो नहीं रहे। हमको परिवार को देखकर ये सारा व्यवस्था सोचना पड़ेगा। आपके परिवार में कोई विशेष मंगल अनुष्ठान होता है तो आपने कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं, उसके आधार पर व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन कोई बिना बुलाए कोई उस दिन उपस्थित हो जाता है तो आप गदगद हो जाते हैं, उसको स्वागत करते हैं, आइए आइए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, मैं तो किसी ना किसी कारण से आपको बोल नहीं पाई, पर आप आइए, जरूर आइए, आप आनंद है, बहुत आनंद से लेते हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत में परिवार व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए बिना आमंत्रण से कोई जाते हैं तो तुरंत उनको दरवाजे से बोलते हैं, आज तो तुमको इन्वाइट नहीं किया, तो बाजू में कोई होटल है उसमें चले जाओ, वहां खाना खा लो। तो यह परिवार व्यवस्था पाश्चात्य का जो हमारा व्यवस्था है, तो हमारा जो यूनिक सिस्टम, जो परिवार व्यवस्था, जिस परिवार का देन है, ये भारत टिकी हुई है अपने परिवार के लिए। इस परिवार से हमको इस प्रकार का संस्कार मिलती है। कुछ दिन पहले और मार्गारेट थैचर और आई थी भारत अपने एक कार्यक्रम में 1990 में, और एक कार्यक्रम मकर संक्रांति उत्सव में विश्व विभाग का कार्यक्रम थे, तो उस पर वो आई थी। तो वहां पर उन्होंने देखी कि इतना सारे बच्चे आए हैं और सब खेल कूद कर रहे हैं और संस्कार कितना अच्छा है, नमस्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उस सारे देखने के बाद कि ये जो फैमिली सिस्टम है, ये वो तुम्हारा, ये भारत को, उन्होंने सरप्राइज्ड हो गया कि तुम्हारे यह जो व्यवस्था है परिवार से इस प्रकार के जो सीखते हैं, ये हमारे देश में नहीं है, और इसके लिए हमारा देश का इसका आवश्यक है। हमारा देश में इस प्रकार का परिवार व्यवस्था अगर रहता तो शायद हमारा देश और आगे बढ़ जाता। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने आग्रह की कि तुम तुम्हारे शाखा में, और केवल भारत के बच्चों को क्यों लेते हो, तुम अंग्रेज को बच्चों को लो, शाखा में बुलाओ और उनको भी थोड़ा संस्कार दो, ऐसा उन्होंने और आग्रह की। तो कुल मिलाकर भारत के परिवार व्यवस्था के प्रति सारा विश्व आज देख रहे हैं। हॉलैंड में एक संत गए तो उनको एक लगा कि हमको भारत के परिवार व्यवस्था के आधार पर रहने वाले एक, उन्होंने, आप लोगों ने भी कोई इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं और करते होंगे, तो उन्होंने कुछ फ्लैट्स निर्माण की, लेकिन उन्होंने उनको शर्त रखा था कि भारत के परिवार व्यवस्था के आधारित जो रहेंगे उस विचार पे रहेंगे, एक ही बार विवाह करेंगे, एक पत्नी के साथ जिंदगी बिताएंगे, गौ माता को मानेंगे, इस प्रकार होम यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे लोगों को ही हम इस फ्लैट को और फ्लैट देंगे। तो आपको आश्चर्य लगेगा, उन्होंने 40 फ्लैट निर्माण की थी और 7 दिन के अंदर सारे के सारे फ्लैट वो
बिक गया है। अभी अभी एक सूचना मिली कि कोई सारा देश है विश्व में जो शायद भारत के हिंदू राष्ट्र होने का पहले वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि वो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के साथ इस्कॉन श्री कृष्ण कॉन्सर्स के साथ उसके बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं और अपने साड़ी पहनकर कृष्ण नाम गाते गाते वो भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। जब फोर्ड गाड़ी के मालिक जो है हेनरी फोर्ड, उसका नाती जो अभी इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो उसको पूछ रहे हैं कि ये जो सारा तुम्हारा संपत्ति है, ये सारे संपत्ति का क्या होगा? ये सारे संपत्ति, तो उन्होंने क्या, किसका संपत्ति है? ये मेरा नहीं है, ये सब लॉर्ड कृष्ण का है। ऑल जो वेल्थ बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण। आज इस प्रकार के भावना जागृत हो रहा है सारा विश्व में, इसीलिए हमारा कोई ना कोई पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा परिवार व्यवस्था ठीक है तो इसीलिए समरसता का भाव हो, पर्यावरण को ध्यान में, जीवन पर्यावरण आधारित हमारा जीवन रचना हो, हमारा परिवार को हम थोड़ा विचार करें और साथ ही साथ ऐसे देखते हुए और स्व आधारित भारत का निर्माण होना चाहिए। आज भारत स्वनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, सारे के सोच इंडिया मेड आज देख रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर आज भारत आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए स्व आधारित जो अपना देश का है, वो अपने देश में सब कुछ था, सब कुछ है, केवल अपनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में नहीं है, भारत थोड़ा बैकडेटेड है, बाकी विश्व आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा विषय नहीं है। इसीलिए हमको स्व आधारित भारत रचना का आवश्यकता है हर विषय पे, छोटी छोटी विषय पे। हाँ ठीक है, कुछ विषय है, कुछ मारण रोग है के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ और कुछ विषय है जो हमारा देश में नहीं है, लेकिन जो हमारा देश में नहीं है उस पे तो हम विचार कर सकते हैं, वो हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा देश में है उस पर हमें विचार करना चाहिए कि ये हमारा देश का है तो हम लेना चाहिए। इस पर एक जो इसको कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार का एक सेल्फ एस्टीम इसको कहते हैं, जो कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है और बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि आत्मसम्मान, ये सेल्फ एस्टीम, ये जो आत्मसम्मान है आजकल लक्ष्मी भंडार देकर और सबको बेगर्स बना रहा है, सब ले रहे हैं आनंद के साथ। और दीदी ने कहा वोट, तो वोट कब दे रहे हैं, एकदम टाका मिल रहे हैं तो कहाँ वोट देंगे पता नहीं। तो ये आत्मसम्मान ये समाप्त करने की एक बहुत बड़ा साजिश है। ये सेल्फ एस्टीम कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, जिस देश में आत्मसम्मान बोध नहीं वो देश आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आत्मसम्मान को जगाओ, जो खुदार्थ है उसको आप खाना दे दिया, जो गरीब है उसको कुछ पैसा दे दिया, अनुदान दे दिया या और कुछ सेवा कर दिया, उससे देश उद्धार होने वाला नहीं है। आवश्यकता अनुसार सेवा भाव मनुष्य में रहना चाहिए, लेकिन सेवा किसको करूं किसके ना करूं, लेकिन उससे अच्छा उसका आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम उसका जगाओ। और सेल्फ एस्टीम जो है वो हृदय का इस प्रकार का अनुभव है जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अनिवार्य है। जब तक ना उस सेल्फ एस्टीम जगेगा तब तक राष्ट्र का उन्नयन करना, राष्ट्र को स्वनिर्भर बनाना बहुत कठिन है। इसीलिए कभी हम जापान का उदाहरण लेते हैं, जर्मन का उदाहरण लेते हैं। जापान के लोग बहुत मीठा खाने पसंद करते हैं, कैलिफोर्निया बहुत संतरा, मीठा संतरा पसंद होता है, तो कैलिफोर्निया को लगा को जापान में जहाज भरकर संतरा भेज दो तो हमारे विदेशी मुद्रा आएगा। जहाज भरकर कोई 1000 टन उन्होंने संतरा भेज दिया, लेकिन जापान के लोगों ने कह दिया जब जापान के समुद्र किनारे गया बंदर में, एक भी कार्टून हमारा देश के भूमि पर उसको उतरना नहीं चाहिए। हम उससे भी मीठा संतरा हमारा देश में कैसे उग सकते हैं, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे, लेकिन हम कैलिफोर्निया का संतरा नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। आज भारत के इस प्रकार के आत्मसम्मान की आवश्यकता है, जहां भारत सभी दृष्टि से और आगे बढ़ रहा है। आज हमको इस दृष्टि से हम सोचे कि भारत आगे बढ़ रहे हैं, और भारत कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपने सबने आजकल देख रहे होगा। इतना दिन तक हम राफेल विमान भारत से फ्रांस से ला रहा था तो सब हम शेयर करते थे हमारा देश पे राफेल आ रहा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए भारत के टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रह्मोस
आकाश एंड अदर जो बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ये भारत के आज 55 देशों के साथ डील हुआ है। ऑलरेडी फिलीपींस को 5 ब्रह्मोस उन्होंने डिलीवर की है और 55 देशों में आने वाले पिछले 22 साल में जो आर्थिक वर्ष है 21,000 करोड़ रुपया भारत ने संग्रह किए। आने वाले 2027 तक 30,000 करोड़ रुपया का डील हुआ है जो भारत के निर्मित है। ब्रह्मोस एमजी आज नया और एक मिसाइल उन्होंने अपनाया जो भारत में किसी भी देश में नहीं है और किसी भी देश को आज वो टेक्नोलॉजी के दृष्टि से भारत के निर्माण इस प्रकार के विषय और उसको आगे बहुत आगे है। हमारी मिसाइल निर्माण हुई है जिसका रेंज है 18,000 किलोमीटर। तो जो बाइडेन भी चिंतित हैं कि अमेरिका के किसी भी शहर को भारत ने टारगेट करके उसको अस्त व्यस्त कर सकते हैं, इतना क्षमता हमारे भारत के डीआरडीओ और इसरो ने किया है। चंद्रयान विक्रम लैंडर साउथ पोल में किया है, सफल लैंडिंग किया है। उसमें आधा तो मातृशक्ति का योगदान है, स्त्री शक्ति का विकास भी आज सोचा जा रहा है। G20 में भारत ने दिखाया भारत के कर्तृत्व को। G20 में इतना दिनों तक आर्थिक आधार पर विचार होता था पर उसका डायमेंशन चेंज की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत ने केवल आर्थिक नहीं, वुमेन एम्पावरिंग का विचार होना चाहिए, पर्यावरण का विचार होना चाहिए और मानविकता का आधार पर विचार होना चाहिए। ये डायमेंशन चेंज कर दिया, वो भारत के नेतृत्व में हुआ है और सारा विश्व ने आज भारत का नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसीलिए उन्होंने और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जोशनबर्ग में रात्रि को वहां पर विमान से उतारते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल को ना मानते हुए उनको चरण स्पर्श करके भारतीय पद्धति से प्रणाम करके और उनको आंखों से आंसू निकालता है। तो जब प्रधानमंत्री उसको गले लगाया तो बोलते हैं आपने तो हमारा सम्मान दिया है, हमने G20 का दरवाजा 18 बार हमने टकटकाया लेकिन हमको उसका सदस्य नहीं किया। यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों को सम्मान आपने दिया है। G20 का पहला दिन ही अफ्रीका इस G20 में शामिल हुई, अंतर्भुक्ति ड्यू टू भारत। यह है मानविकता का आधार पर। जब कोरोना आवर्त के समय सारा विश्व कोरोना के वैक्सीन निर्माण करके व्यवसाय करने के लिए उतार गए तो भारत ने वैक्सीन तैयार करके 140 करोड़ का नहीं, सारा विश्व के 150 देशों में बिना मूल्य में, बिना पैसा लेकर स्वल्प मूल्य में वैक्सीन दिया, क्योंकि हमने वसुधैव कुटुंबकम हमने बताया है। तो वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलने के लिए नहीं है, वास्तव में सारा विश्व जो है हमारा परमात्मा है। इसलिए हमने सब रोग से मुक्त हो, इसलिए हमने वैक्सीन दिया है। जिन्होंने हमारे देश पे कॉलोनियल माइंड सेटअप देकर रखा है कि हमने इंडिया इन मेकिंग, हम 75 वर्ष के बाद भी हम इंडिया कब हम आज भी उन्नयनशील है तो कब हम उन्नत होंगे, ये विचार करने वाला है। ये थोपा हुआ विषय है। आज हमें सबको गर्व होना चाहिए कि हम उन्नत देश के नागरिक हैं। ये जो कॉलोनियल माइंड सेटअप है इससे हमको दूर होना है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बता रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री है, भारत ने यूपीआई के द्वारा यूनिफाइड और पेमेंट जो होता है क्यूआर कोड से सब्जी के दुकान में, दवा के दुकान में, छोटे छोटे चाय की दुकान में, आज जो डेवलप कंट्री बोलते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, उससे भी अधिक डिजिटल पेमेंट भारत में होता है। पिछले वर्ष भारत ने 62% डिजिटल पेमेंट भारत में हुआ है। फिर भी हम कहते हैं हम उन्नयनशील है, तो ये सारे विषय आज हमें सोचना पड़ेगा। भारत ने सभी दृष्टि से आज आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का देखें, जब आप कारगिल वार हुआ था तो शत्रु देश के जहां क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं जानने के लिए एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम और अमेरिका का था, तो उनका ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को थोड़ा मांगा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा देने के लिए इनकार कर दिया। इजराइल ने उस समय दिया था, तो उस समय उनके पास था ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और रूस के पास ग्लोनास बोलकर था, चीन के पास वेडो बोलकर है। आज भारत ने और किसी से मांगने का आवश्यकता नहीं है। आज भारत ने अपने देश के इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम आपने डेवलप कर लिया और किसी देश को दे सकते हैं, क्या हमको और उधार मांगने का आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत आगे बढ़ रहा है। भारत इनोवेटिव के दृष्टि से कोई भी इनोवेशन अगर देखे तो भारत आगे है।
आप जल विद्युत का, ताप विद्युत का सुनते हैं, लेकिन भारत ने 660 मेगावाट के अभी थोरियम से विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, जो भारत किसी भी विश्व ने, अभी किसी ने देश ने सोच नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने सोचा होगा कि विश्व के प्राचीनतम धरोहर जो राम सेतु भगवान रामचंद्र ने श्रीलंका जाने के लिए जो निर्माण की थी, आज भी वो विद्यमान है। नीचे कोई 5 मीटर, कोई 10 मीटर गहराई में है। तो आज तो नया सेतु समुद्रम योजना हो रही है, 45 किलोमीटर का ब्रिज बन रही है। आने वाला दिन आप श्रीलंका बाय रोड जा सकते हैं। तो इसीलिए और ये सेतु को समाप्त कर तोड़ने की प्रयास साजिश चल रहे थे उस समय। टी.आर. बालू, मैं याद दिलाने के बोल रहा हूँ, वो जहाज मंत्री थे और जहाज से बालू उठा रहा था। बाद में देखा कि भ्रष्टाचार का कहां तक गए, तो बालू के नाम पर थोरियम उठा रहे हैं, थोरियम बिक्री कर रहे हैं। अब भारत में इतना थोरियम है, आने वाले 50 वर्ष थोरियम से विद्युत उत्पन्न करने के बाद भी समाप्त तो नहीं होगा। केरल और उड़ीसा के उपकूल में 70% थोरियम है। भारत आज इस प्रकार के थोरियम की विद्युत उत्पन्न करने के लिए और लगभग 660 मेगावाट का और निर्माण कर चुका है। 450 किलोमीटर का और कच्छ के उपद्वीप में और सोलर प्रोजेक्ट लगा जा रहा है। स्पेन के और क्षेत्रफल से ज्यादा है, 450 स्क्वायर किलोमीटर और कितना गीगावाट के और विद्युत उत्पन्न का प्रोजेक्ट है भारत। ये सारी इनोवेटिव चीज आज भारत सारा विश्व को राह दिखा रहे हैं, सारा विश्व दिख रहे हैं। इसलिए भारत आगे बढ़ते जा रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में आज किसी भी प्रकार का और कोई किसी विदेश के किसी के ऊपर और डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए जब भारत G20 ने और इकोनॉमिक कॉरिडोर का विषय उठाया तो सारा विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया। और इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल रोड के लिए नहीं, समुद्र के नीचे से पाइप से जाएगा। जैसे हावड़ा ब्रिज के नीचे पाइप से मेट्रो जा रहा है, तो उदाहरणार्थ कि अरब के तेल बहुत अधिक है, हमें आवश्यकता है, तो एक पाइप से हमारे यहाँ कई घंटा में और तेल आ जाएगा। और हमारे लिए पानी का प्राचुर्य है, अरब को पानी चाहिए, तो दूसरा पाइप से पानी हम वहां भेज सकते हैं। इसी प्रकार यूरोप कंट्री के साथ है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट जो है भारत ने दिया है, और इसके जो व्यय होगा सारा भारत विश्व ने, इसको भारत के एक पैसा लागत नहीं होगा, सारा विश्व इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए स्वीकृति दी है और सारा विश्व इसको व्यय उठाने के लिए मंजूर हो गया है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के समुद्र के नीचे से पाइपलाइन के द्वारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनने जा रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार से आज सभी दृष्टि से अगर देखें तो भारत आगे बढ़ रहा है। जहां तक रोड की, मैं 2 दिन पहले दुर्गापुर गए तो हमारे एक मित्र कहा कि विद्युता हम परिवार को लेकर बाय रोड जयपुर घूमकर आ गए, सारा राजस्थान घूमकर बाय रोड चले गए। तो भाई बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। अब 75 वर्ष में सोच नहीं सकते थे, दिल्ली जा रहे हैं लोग, दूर दूर तक जा रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं आज रोड के निर्माण में सबसे आगे अमेरिका है, लेकिन उसके 63 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जब भारत केवल 5 किलोमीटर पीछे है। 59.7 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे भारत का है, उसके पीछे चीन है। और 100 घंटों में 100 आवर में 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे तैयार करने का टेक्नोलॉजी आज भारत ने कर दिया। और केवल वो नहीं, आने वाला दिनों में आप विदेश जाते हैं और विदेश की पढ़ाई करते हैं, ये देखा वो देखा वो देखा, आने वाले दिनों में सारा विश्व से तो भारत आएगा। और भारत का कहा कहेंगे 14.6 और लाख करोड़ रुपया केवल टूरिज्म से पिछले साल भारत का रोजगार हुई है। धार्मिक स्थान और सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए नेशनल हाईवे, नेशनल नेस्ट तैयार कर रहे हैं, यानी अम्यूनिटीज आपको दिया गया। एवरी आफ्टर 50 किलोमीटर्स आप वहाँ रेस्ट हाउस रहेगा, वहाँ टॉयलेट्स रहेगा, वहाँ फूड प्लाजा रहेगा, वहाँ कार रिपेयर की व्यवस्था रहेंगे, वो सब प्रकार की व्यवस्था आपको एवरी आफ्टर 50 किलोमीटर्स मिलने वाला है। बहुत ज्यादा देर नहीं, 4-5 साल में भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक भारत G20 में भारत को हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने भारत को दर्शाया। देखो भारत कैसा है, रिसेप्शन से लेकर और एकदम सीएफ तक केवल भारत था। उनको जो गिफ्ट दी गई, तो कहीं पर हमारे मैनग्रोव के हानि दी गई, तो दार्जिलिंग का चाय पत्ती टी दी गई, तो केरल से वहां पर कॉफी दिया गया, कर्नाटक के चंदन काठ सैंडलवुड दिया गया। तो इस प्रकार के जो भारत का है वो सारे चीज गीता दी गई, तो ऐसे सारे जो चीज कश्मीर के केसर, ये सारे गिफ्ट के नाते दी गया। यानी कुल मिलाकर भारत इतना दिन तक हम वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, कितना डे मनाते हैं, हम उसके पीछे तो भाव नहीं देखते हैं। पिता तो हमारे लिए जिंदगी भर पिता रहते हैं, माँ तो हमारे लिए जिंदगी के लिए माँ रहते हैं, संतान जिंदगी के लिए हमारे संतान रहते हैं। अमृत्यु
लेकिन पाश्चात्य जगत में एक दिन के लिए पिता, एक दिन के लिए माँ, एक दिन के लिए संतान, और हम अपनाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत ने पतंजलि योग को सारा विश्व के सामने दे रखा, और पतंजलि योग के 60 दिन में सारा विश्व ने इसको स्वीकार किया। 21 जून को सारा विश्व में पतंजलि के मंत्र जपते जपते योग आज करते हैं। ऐसे लगभग 200 कंट्री उसको स्वीकृति दे दिया है। एक ही भारत ने दिया है, बाकी सब पाश्चात्य जगत से ली हुई विषय है। इसीलिए और ये सारे विषय आज हमें सोचना पड़ेगा कि भारत आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक है पूजनीय मोहन जी भागवत, उन्होंने कहते हैं कि कंट्री हुज कॉमन मैन इज ग्रेट, ए ग्रेट नेशन। जिस देश के सामान्य जन और महान होते हैं वो देश आगे बढ़ता है। इसलिए कभी हम जापान को उदाहरण लेते हैं, कभी जर्मन के लेते हैं, कभी इजराइल के लेते हैं। तो कभी कभी हम बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर पूछे तुम्हारे देश के सेना की कितना है, तो देश के सेना कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे 15 लाख समथिंग। और इजराइल को पूछेंगे तुम्हारे देश का सेना कितना, तो कहेंगे हमारे देश के जनसंख्या जितना है उतना हमारे देश के सेना है। इस प्रकार का एक भाव। इसीलिए किसी भी देश के उत्थान और पतन, ए नेशन राइज एंड फॉल आर लिंक्ड विथ सोसाइटीज थॉट प्रोसेस एंड वैल्यूज। इसीलिए राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र में रहने वाले मनुष्य के जीवन आदर्श क्या मन, राष्ट्र व्यक्ति कैसा है, वो जीवन आदर्श को पालते कि नहीं, उसके आधार पर राष्ट्र का उत्थान या पतन होने वाला है। आने वाले दिनों में हम सबको इस प्रकार के विषय को एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हम सामान्य जनों को ऐसे छोटी छोटी विषय पर सोचना पड़ेगा। इसे सारे जो विषय में कह रहा हूं, जो पंच बिंदु है मैं 4 बताया, उसमें है कि एक फंडामेंटल सिविक ड्यूटीज, जो पंच बिंदु में बहुत महत्व की, इसलिए मैं इसमें जो थोड़ा ज्यादा समय लेता हूं। स्वर्ण सिंह समिति में 1976 में हमारे देश में कुछ अमेंडमेंट करके एवरी प्रत्येक मनुष्य की जो सिविक ड्यूटीज है, तो सिविक ड्यूटीज के बारे में कहा है उन्होंने। उसमें लॉज को, उसमें टैक्स पे वाला विषय है, उसमें अपने संविधान को मानने वाले विषय है, उसमें कुछ कम्युनिटी सर्विस देने वाले विषय है, हमारे देश में कुर्बानी दी है, ऐसे लोगों के प्रति मन में हमारा श्रद्धा रहनी चाहिए, देश का अखंडता का विषय है, संप्रभुता का विषय है, ऐसे सारे विषय है। लेकिन उसमें एक विषय है जो दीदी ने कहा है, वोटिंग इन इलेक्शन, वो भी सिविक ड्यूटीज में आता है और वो हमारे संविधान के अनुसार आता है। इसीलिए इस समय जो है, इस समय हमको सोचना पड़ेगा। आज भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को छोड़कर तो भारत नहीं है, और भारत को छोड़कर भारत बंगाल को छोड़कर नहीं है। इसलिए बंगाल जहां हम रहते हैं, जिस बंग भूमि ने सारा विश्व के एक समय वंदे मातरम दिया, किसी भी प्रकार के, और 60 के दशक तक 36% आर्थिक योगदान इस बंगाल का था। और आज बंगाल कहाँ है? आज उसका जीएसडीपी अगर देखें तो 1.5% है। जो लक्की भंडार ले रहे हैं उसको मालूम नहीं है, अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 59,000 कर्जा लेकर उसका जन्म हो रहा है। आज स्थिति है। शिक्षा का हालत क्या है, बाकी स्वास्थ्य का हालत क्या है, परियायी श्रमिक का उत्तर प्रदेश हिसाब दे सकते हैं और बिहार दे सकते हैं कोरोना के समय, लेकिन बंगाल को पूछा गया, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है कोई उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो बदनामी हो जाएगा। जहां शेख शाहजहां अत्याचार चला रहे हैं उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, आपका जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सारे गांव में मैं घुमा हूँ कि लगभग वो वर्ष में 8 महीना वो सारे गांव में घर में पुरुष रहता ही नहीं है। वो केरल, चंडीगढ़, मैड्रास में 700 रुपया वेजेस के काम करने के लिए जाते हैं, 8 महीना कमाकर 12 महीना अपना घर संसार चलाते हैं, पुरुष शून्य रहते हैं गाँव में। ऐसा स्थिति है बंगाल में। कोई जोरी के काम में, कोई सोने रुपए के काम के लिए, कोई और कुछ काम के लिए, सारा देश में लाखों संख्या में परियायी श्रमिक आज बंगाल में काम नहीं है। जिस बंगाल का 36% योगदान, आर्थिक योगदान 60 के दशक में तक था, आज उस बंगाल का क्या हो गया है? कितने सारी कंपनीज यहाँ से गया है, उसका नाम का सूची पढ़ने का कोई आवश्यक नहीं है। आप सबको मालूम है कि बड़े बड़े कंपनीज और किस प्रकार से यहाँ से एक एक करके चले गए, आर्थिक स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर आज हमको ये सारे देखना पड़ेगा कि आज हम जो जहां पर हैं, तो कोई हमको 5 वर्ष के बाद एक बार जो हमको इस देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश की परिवर्तन करने के लिए और देश की जो एक
विशेष परिवर्तन के लिए जो हमारा योगदान रहना चाहिए वो योगदान हमारा है कि नहीं। चाणक्य ने कहा है कि हमारा देश का हानि और दुर्जनों ने जितना ना किया है उससे अधिक सज्जन शक्ति निष्क्रिय होकर किया है। इसलिए आज जो सज्जन शक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आपका निष्क्रियता से दूर रहें और ये निष्क्रियता से दूर रहकर हमारा जो कर्तव्य है, करणीय है, उस पर थोड़ा विचार करें। हम सीए के आधार पर यहाँ 3 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स है और 1 करोड़ जो हिंदू म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं, जिनका यहाँ पर नागरिकता के उसके लिए प्रावधान दी जा रही है, उसके लिए भी कोई प्रकार के अफवाह और लाया जा रहा है, इसीलिए वो भी डर रहे हैं। इसीलिए आज 1 करोड़ हिंदुओं को नागरिकता के लिए सीए दिया जा रहा है और लेकिन उसमें भी दावी आ रहा है ये केवल हिंदू, सिख, पारसी जो संख्यालघु है एक्सेप्ट मुस्लिम, लेकिन उसमें भी आज ये आवाज दिया जा रहा है कि मुस्लिम को अरे ऑलरेडी 3 करोड़ घुसा हुआ है, जहां हमारे पर आर्थिक यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। तो इसीलिए आज हमें सोचना पड़ेगा। तो जब हम सीए के विषय उठाते हैं तो बोलते हैं ये सांप्रदायिक है, लेकिन हमारे देश के ही और वंशोद्भूत है। आपने जो इंग्लैंड में और प्रधानमंत्री है और ऋषि सुनक ने कुछ दिन पहले और उन्होंने क्या कहा तो भी आपके सामने और मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि ऋषि सुनक ने कहा कि कोई भी इस प्रकार के इलीगल माइग्रेंट है तो उसको हमारा देश से तो और डिपोर्ट हम करेंगे। तो इसलिए ऋषि सुनक और अपने पार्लियामेंट में और बिल ऑलरेडी पास किया है और पास करके, क्योंकि किसी भी देश को जनसंख्या के लिए तो सोचना चाहिए। छोटे से देश भूटान है, भूटान में आप कोई जाते हैं तो वहां पर वर्क परमिट लेकर जाना पड़ता है, टूरिस्ट परमिट लेकर जाना पड़ता है, पेपर देना पड़ता है, पासपोर्ट वीसा नहीं है नेपाल भूटान के साथ। लेकिन आफ्टर 7 डेज वो वहां को निकाल कर लेते, भाई तुम तो 7 दिन के लिए आए थे, चलो देश से बाहर निकालो। वो भी सजा गई इस मामले में, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार का सजागता नहीं है। इसीलिए हम आज 3 करोड़ इस प्रकार का आबादी और हमारे देश में है। और टाइम एल्जेब्रा में लिखा है ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है ऋषि सुनक डिक्लेयर्स इलीगल माइग्रेंट्स विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम यूके इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिल पास्ड इन यूके पार्लियामेंट। उन्होंने कहा, उसके आगे क्या कहा है ऋषि सुनक रोड, नो इफ्स नो बट्स, नो फॉरेन कोर्ट कैन स्टॉप अस, फर्स्ट फ्लाइट इज रेडी। किसी भी प्रकार की अपोजिशन जो करते हैं, हमारे यहां भी करते हैं, अपोजिशन ट्राइड टू ब्लॉक बट वी वोंट गो डाउन। 500 men are ready to escort illegal migrants out, 300 more trained men coming, runway ready, aircraft ready। किसी भी देश उसके इलीगल माइग्रेंट्स के लिए सोचते हैं, लेकिन हम जब इलीगल माइग्रेंट्स के लिए बोलते हैं, अनुप्रवेश के लिए बोलते हैं, तब बाकी विरोधियों का रोल कैसा रहता है। आज इस प्रकार के अगर देश में इलीगल माइग्रेंट्स को निकालना, देश में अगर अच्छा आत्मनिर्भर देश बनाना है तो अपने देश में तो एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए हमें इस वोटिंग के लिए सोचना ही पड़ेगा। दीदी ने काफी कुछ कहा है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं नागरिक कर्तव्य के आधार पर यह सारे विषय आपको कह रहा हूं, क्योंकि नागरिक कर्तव्य पंचम जो परिवर्तन के एक मुख्य बिंदु है। 4 बिंदु मैंने छोटा किया, आज के ये बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए मैं नागरिक कर्तव्य को और विशेष आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। आज काशी के कॉरिडोर हुआ है, महाकाल के कॉरिडोर हुआ है, अब कामाख्या देवी का कॉरिडोर बनने जा रहा है, बांके बिहारी का कॉरिडोर बनने जा रहा है, 5000 साल पुराने शारदा मठ जो पीओके में है उसका दर्शन की व्यवस्था हो रही है। आप मानस सरोवर जाएंगे तो आपको नेपाल या आपको इधर टिबेट होकर जाने की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ होकर आप मानस सरोवर जा सकते हैं। और आप अभी अमरनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे तो 6-7 दिन नहीं लगेगा, 89 किलोमीटर रोड बन रहा है, 6-7 घंटे में अमरनाथ दर्शन करके आ सकते हैं। 4 धाम के दर्शन के लिए 899 किलोमीटर रास्ता ऑल क्लाइमेट फ्रेंडली रास्ता बन रहा है, जिस रास्ता में ऑटोमेटिक रिपेयर भी होगा, कोई वहां पर कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है, फाटल आ जाता है तो उसमें गड्ढा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक एक प्रकार की और एक प्रकार की व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। ऐसे रोड बन रहे हैं, आप 4 धाम यात्रा भी कर सकते हैं। देश स्वतंत्र हो गया 75 वर्ष, लेकिन ये सारे विचार तो हम कर नहीं किया। भगवान रामचंद्र रामलाला का पुनः प्रतिष्ठा पीछे एक मंदिर निर्माण नहीं था, ये खोआ हुआ जो आत्मा स्वाभिमान बोध जो है उसको पुनर्जागरण का प्रसंग था कि हताशा, निराशा, पराभव, पराजय और हमारा इस प्रकार जो एक मानसिकता था, गुलामी का जो मानसिकता था, उससे भारत को उभारना, उसको उठाना है, उससे उठाना है। इसीलिए राम मंदिर निर्माण के पीछे भारत के पुनर्जागरण का एक प्रसंग था। वो पुनर्जागरण हमने सारा उस समय हमने देखा है।
इस दृष्टि से हम सब सोचे और आने वाले दिनों से हम सब अपना नागरिक कर्तव्य को सोचे। वीर सावरकर ने और कहा है, तो मुझे अंग्रेजों से का भय नहीं है और मुसलमानों को तो मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं। मुझे उन हिंदुओं से भय लगता है जो अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है और उसकी रक्षा हेतु खड़े नहीं होते हैं। आज हमें सोचना पड़ेगा, हम बंगाल में हैं, आज बंगाल में हैं तो हमको इस सारे विषय पर सोचना पड़ेगा। एक छोटी सी और घटना बोलकर मैं मेरा वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा जो समय दिया हुआ है समाप्ति की ओर। देश विभाजन हुई, धर्म के आधार पर देश विभाजन हुई और पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान ले लिया गया है। उस समय सियालकोट आप सब जानते भी होंगे, किसी के रिश्तेदार भी होंगे। सियालकोट जिसका उस समय हिंदू आबादी था 2,32,000, पर सियालकोट का दूरी जम्मू शहर से 42 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर। मैं नो मैंस लैंड में जाकर आया हूँ, मुझे भी आश्चर्य लगा कि सियालकोट कैसे पाकिस्तान के साथ चला गया। तो उस सियालकोट के से जम्मू से 42 किलोमीटर है, लेकिन लाहौर सियालकोट से लाहौर का दूरी 132 किलोमीटर है। लेकिन सियालकोट पश्चिम पाकिस्तान के सीमा में आ गया तो हमारे देश के कुछ हिंदू और जातीयतावादी, कुछ हिंदू प्रेमी नेता थे जिन्होंने कहा कि सियालकोट भारत के साथ आना चाहिए। जब बहुत प्रेशर डाला तो ये निर्णय हुई, चलो वोट करो। तो वोट के दिन निश्चित हुई और वोट में अगर हिंदू जीत जाएगा तो भारत के साथ विलय हो जाएगा। तो वोटिंग का दिन निश्चित हुई, सारा प्रोसेस निश्चय हुई और वोटिंग होने लगा। तो हिंदुओं ने सोचा चलो आराम से जाकर वोट देंगे और सारे मुसलमानों को कतार लग गई। जब कुछ हिंदू वोट देने के लिए आए, लंबे कतार देखकर फिर घर चले गए, आराम से सो गए जाकर। कुछ हिंदू लाइन पर रहे और खड़े होते होते थक गए, फिर घर चले गए। और कुछ लोग शाम को आए, तब भी देखा मुसलमानों को बहुत बड़ी लाइन है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके पीछे था, तब भी 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं दी। 55,000 वोट से हिंदुओं ने हार गया और सियालकोट भारत से विलय नहीं हुई। और जिन हिंदुओं ने 2,32,000 हिंदुओं ने 1941 सेंसस के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए पाकिस्तान में चले गए। और 10 साल के बाद 1951 में उस हिंदुओं का जनसंख्या केवल 12,000 रह गई और 2013 में केवल 500, आज 500 रहा। आज 2024 में हिंदू है कि नहीं पता नहीं। जो उस समय निद्रा में चले गए उनको चिर निद्रा में मुसलमानों ने उनको भेज दिया। वोटाधिकार अगर नहीं करेंगे उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है वो हमें सोचना पड़ेगा। किस आपको यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समाप्त करने के लिए, शांति लाने के लिए नहीं, कश्मीर के शांति के लिए नहीं, आपको पैलेस्टाइन और जो इजराइल के युद्ध के लिए नहीं, इस बंगाल में, इस भारत में हिंदुत्व के साथ, स्वाभिमान के साथ रहने के लिए आपको वोट देना चाहिए। कोई सारे बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई सारे देश है, वोट नहीं देने से आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीसा अगर कैंसिल हो जाता है, कुछ पेनल्टीज भी होता है। हो सकता है कि 3 बार 5 बार वोट नहीं देने से आपको वोट कार्ड भी लैप्स हो जाता है। इसलिए 96-97% वोटिंग होता है वहां पर। हो सकता है भारत में भी इस प्रकार का कुछ हो जाए। इस दृष्टि से हम सोचे कि हमारा वोटाधिकार का कितना महत्व है। नागरिक कर्तव्य के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जब महाभारत की युद्ध हो गया, इस कथा के बाद मैं समाप्त करूंगा, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं। तब भगवान कृष्ण ने सबको कहा, देखो पांडवों के साथ तो महान लोग थे ही, पर कौरवों के साथ भी जो लोग थे वो खराब नहीं था। पर अगर कौरव जीतते तो दुर्योधन राजा होते और पांडव जीतते तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा होंगे। तो मैंने तो देखा कि धर्म किसके साथ है। आज भी आपको सोचना पड़ेगा धर्म किसके साथ है, कि इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। इसी दृष्टि से आप आपका नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, इतना आग्रह के साथ संघ ने अपने 70 वर्ष में जो पंच परिवर्तन का और आह्वान रखा है, उस आह्वान अगर उसमें जो मैंने कहा है 5 बिंदु, उसमें अगर 100 आधारित भारत को अगर निर्माण करना है तो भारत के गणतंत्र के आधार पर 5 साल के बाद एक बार वोटाधिकार प्रयोग करके जो हम जिस प्रकार के राज देखना चाहते हैं वो हमको देखना। भीष्म पितामह कहते हैं कि हमारे देश में शांति और श्रृंखला, राम राज्य तभी हमको मालूम चलेगा जब 16 वर्ष के युवती सारा अपने और अंग में स्वर्ण आभूषित होकर रात को 12 बजे भी रास्ता पे घूम सकती है और कोई छेड़ नहीं सकते उसको।
बांका टेढ़ा नजर से भी नहीं देख सकते हैं, वो है राम राज्य। आने वाला दिनों में हमको राम राज्य अगर बनाना है तो धर्म को पक्ष लेना है। इसीलिए मैं नागरिक कर्तव्य के नाते आने वाले वोटिंग के समय और सामुद्रिक रूप से जो विषय है वो अपनाएं, उसको पालन करें। निश्चित हम विश्वास रखें तो निश्चित रूप से भारत स्वनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और मनुष्यों का चिंता के आधार पर भारत फिर से विश्व के गुरु के आसन में निश्चित रूप से उनका श्रेष्ठता के आधार पर फिर से भारत गुरु के आसन पे बैठेंगे, ये विश्वास हमारा है। आपने बहुत धैर्य के साथ मेरा भाषण को सुना है, आपने आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। सब स्वस्थ रहे, आनंद रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।